किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से तुषार ने सिर्फ एक बात बोली, मेरे भाई चिंता मत करना, भाभी का आना भी बाकी है। छोटी सी कहानी, ये फ्रेंडशिप स्टोरी, लव स्टोरी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर दोस्त आपके साथ हैं तो सब कुछ आपके साथ है। ये वही दोस्त होते हैं जो लड़ाई में, झगड़े में, मोहब्बत में हर वक्त आपके साथ होते हैं। जब आप अपनी पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो आप घर पर यही बोलते हैं कि दोस्त से मिलने जा रहा हूं। इन दोस्तों को कभी मत भूलना। दोस्तों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एंड आई रियली विश कि आप जल्द ही रिलेशनशिप में आए, आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार आए जो कभी वापस ना जाए। आरजे कार्तिक के साथ देखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जिसकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे 10वीं पास कर पाया। 10वीं पास करने के बाद में गांव से शहर आ गया। शहर आकर के नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन अखबार में उसे एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में असिस्टेंट की जरूरत है, सहायक कर्मचारी की जरूरत है, जिसको ऐसे ही ऑफिस का छोटा मोटा काम करना था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई कर दिया। इसे ऑफिस का पता मालूम चला, वहां पहुंचा, देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, बड़े सारे लोग आए हुए थे। वहां जाकर के इसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल कर रहे थे। आखिरी में से एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आपके पास में ईमेल आईडी है। इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होती है। चौंक गया और इसने बोला कि नहीं, मेरे पास में कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला था उसने बोला कि कैसे बेवकूफ हो, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं, तो पता ही नहीं क्या होती है ईमेल आईडी, मतलब क्या कर रहे हो तुम। और इसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला, ये लड़का, और बाहर निकल करके इसने अपनी जेब टटोली। इसके पास में उस दिन 200 रुपए थे। 200 रुपयों से उस दिन इसने एप्पल खरीदे और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की कॉलोनीज में निकल गया। शाम तक इसने 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसे समझ में आया शाम में कि बॉस ये काम इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है। 270 रुपए से अगले दिन फिर से एप्पल खरीदे, फिर से अगले दिन एप्पल खरीदे, एप्पल खरीदने लगा। धीरे धीरे मंडी में एक छोटी सी दुकान इसकी भी हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी सी फ्रूट्स की शॉप में बदल दिया इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत पर मेहनत करते जा रहा था। एक दुकान जब सेटल हो गई थी, जब खरीदार आने लगे थे, कस्टमर्स बढ़ने लगे थे, तो इसने एक और दुकान लगा ली। एक और फ्रूट्स की शॉप हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई। उस शहर में इसकी अकेले की 7 से 8 शॉप्स खुल चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन अपने गांव गया, गांव जाकर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि बॉस ये वाला अपना काम चल रहा है शहर में, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कुछ और दोस्त इसके साथ हो लिए। इन्होंने धीरे धीरे दूसरे शहर में जाकर के अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास लड़का, गांव का एक लड़का जो कि शहर में आकर के इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए। अलग अलग चैनल्स वाले लोग पहुंच रहे थे। एक दिन एक मैगजीन वाला बंदा पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए और उसने बहुत सारे सवाल किए संघर्ष के बारे में, कैसे आपने बिजनेस ग्रो किया, कैसे आपने शॉप्स डेवलप की, कैसे आपकी पहली शॉप खुली, बहुत सारी बातें हुई। और आखिरी में उसने कहा कि आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, ये इंटरव्यू मैं आपको मेल कर दूंगा। जैसे उसने कहा तो इसने, जो बिजनेसमैन बन चुका था लड़का, इसने कहा कि बॉस मेरे पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था, रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि मेरे भाई, अगर मेरे पास में ईमेल आईडी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हर किसी के पास अपना टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, कॉपी करना बंद कीजिए। जब आप खुद का काम करेंगे, खुद की क्षमता को पहचान करके काम करेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास होकर के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, अपनी क्षमता को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, सोसाइटी में आप भी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। उनकी टांग खींचना बंद कीजिए, उनका हाथ खींचिए और उन्हें आगे लेकर आइए। टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे, अप डाउन करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफ़र में मुझे ये सीखने को मिला। रोज़ाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा पानी की बोतल कितने की थी? तो उस लड़के ने बोला कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, कि अरे 15 की बोतल दो, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो? 15 रुपए में दो तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब आज सीखा है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये मुझे कोई बहुत बढ़िया सा लेसन आज दे देगा, आज मुझे बहुत बढ़िया सी लर्निंग देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, मतलब जिद बहस नहीं की। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उसे जाकर के रोका और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया तुम्हें? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसको, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा उस्सा नहीं आया कि कहाँ मतलब 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। उस लड़के ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, उसने पूछा कि अरे ऐसा तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में भी, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद में डिस्कशन में पढ़ने वाली तो बात आएगी नहीं। आप चाहें तो इसके लिए करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली में लोग होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, मेहनत करते रहें। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली में ज्यादा पैसा नहीं था, घर घर जाकर के सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा इसको मिलता था, उस पैसे से स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसी दोपहर में निकला हुआ था सामान बेचने के लिए, घर घर जा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। इसे जोरों की भूख लग रही थी, तो इसने डिसाइड किया कि अब जिस भी घर का दरवाजा खटखटाएगा उससे पैसे के बदले खाना मांग लेगा। ये गया, जाकर के इसने दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। तो इसने अचानक से, होता है ना एकदम से आप घबरा जाते हैं, तो इसने पानी मांग लिया, एक गिलास पानी मिलेगा। वो लड़की अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, पसीना आ रखा है, सामान लेकर के ढो रहा है इधर से उधर, सामान बेच रहा है, मुझे लगता है कि भूखा होगा। तो उस लड़की ने, उसको अचानक से दया आई, वो अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई और दूध ला करके इस लड़के को दे दिया। इस लड़के ने दूध पी लिया। धीरे धीरे दूध पी रहा था और सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद में इसने ग्लास उस लड़की को वापस दिया और बोला कि इसके बदले में आपको कितने पैसे दूं? तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे? मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि हम अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए, तो आप कुछ मत दीजिए।
तो फिर इस लड़के ने कहा कि आप कोई सामान खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को दूध पिला दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल करके वहां से चल दिया। और गली में जब ये जा रहा था तो सोच रहा था कि यार इंसानियत अभी जिंदा है, वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आ गई, मेरी मदद कर दी, ऊपर वाला देखो मदद करता है, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई गई हो गई। इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद में बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इधर ये जो लड़की थी जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी फैमिली कंडीशंस बिगड़ गई, इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने इससे कहा कि आप बड़े शहर जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो इसे ले जाकर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, वही हॉस्पिटल जहाँ पर ये लड़का डॉक्टर बन चुका था, डॉक्टर हार्वर्ड केली। डॉक्टर हार्वर्ड केली के पास में एक केस आया, उन्हें पता चला कि एक लड़की इस तरीके से सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, आईसीयू में रखी गई है। इन्होंने इसके बारे में पढ़ा, गांव का नाम पढ़ा, तो इन्हें याद आया कि ये तो वही लड़की है। जाकर के देखा तो इन्हें समझ में आ गया कि वही लड़की, उसकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया, सारी जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। उसकी तबीयत फाइनली धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट के बाद में जो बिल जाता है वो बिल एक लिफाफे में रख करके दिया और साथ में एक छोटा सा नोट, ऊपर पेन से लिख करके एक नोट और उसके साथ में अटैच कर दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचा, जब ये स्टेबल हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, तो इसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है। तो ये घबरा गई कि ये ठीक तो हो चुकी है लेकिन इसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि अब ये बिल पे कर सके। तो ये सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें वो ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था और साथ में एक छोटी सी पर्ची, एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ था। तो इसने वो ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत सालों पहले एक ग्लास दूध से पे कर दिया गया है। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे, डॉक्टर को देख करके ये भी पहचान गई और इसने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू कहा था, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लाइफ में अच्छाई घूम फिर करके आपके पास जरूर आएगी। अगर आप बुरा करते हैं तो घूम फिर करके वो बुराई आपके पास अपने आप चली आएगी। इसीलिए लाइफ में कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ये हर शास्त्र में कहा गया है। आरजे कार्तिक जाते आते एक बार फिर आपसे कहेगा, अच्छे काम करते चलिए, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि सृष्टि, ये पृथ्वी, ये संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपने होम टाउन आता था तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला। छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। मैंने आकर के अपने दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं। लस्सी वाले के हम सब पहुंच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर कनात लगी हुई थी, सारे नीचे जाकर के बैठ गए आराम से। लस्सी का ऑर्डर कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डंडा था, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी और आकर के बस इतना सा बोली कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा। फिर पता नहीं दूसरा आइडिया आया, दूसरा ख्याल आया, मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगी? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, 10 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, सिक्के दे के फ्री कर, लस्सी पिला रहा 30 रुपए की। मतलब दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मुझे ठग करके चली जाएंगी। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगे? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। और उनकी हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से भूखी हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाले और बोली कि बेटा ये 5-7 रुपए है, आप जो पेमेंट करोगे उसमें ये पैसे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा मुझे लगा कि मैं सुन्न रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कर दी।
मैंने उनसे कहा कि माता जी माफ़ कीजिए, आप जा करके बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आकर के उसने सबको ग्लासेस दे दिए, उनको भी ग्लास दे दिया। अब वो दूर जाकर के बैठ गई नीचे ज़मीन पर, हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हुआ, वो नीचे बैठी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठाऊं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बैठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया, मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाला जो था उसने दूर से आवाज लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया, मुझे बिठाया, और उसके बाद में वो बोला, लस्सी की वाला जो था, दुकान वाला, वो बोला कि सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे मैं फ्री में लस्सी पिलाऊं। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना करके भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाइए, दुआओं के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर मैं कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं कहूं कि सबको मेरी ही जरूरत है तो ये मेरा वहम है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही सुंदर सी कहानी। 12 साल का एक लड़का जो अपनी कंट्री का सबसे तेज रनर बनना चाहता था, ओलंपिक्स में जाने का सपना देखता था। छोटा सा बच्चा, बहुत ही पैशनेट था अपने ड्रीम को लेकर के। लगातार अपने घर वालों से कहता था कि मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनना है, रनर बनना है। उसके घर वालों ने भी उसकी ट्रेनिंग रखवाई हुई थी। लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, दौड़ता था, मेहनत कर रहा था, और सक्सेस भी मिल रही थी। उस सिटी में जितने इवेंट्स हुए थे, कंपटीशन हुई थी, हर जगह पर वो जीता था। इनफैक्ट जो स्टेट लेवल पर हो रही थी उनमें भी वो मेडल्स जीत रहा था। उसके बारे में मीडिया में काफ़ी कुछ छपता था, उसके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो चुके थे। एक बार उस शहर में एक शानदार इवेंट रखा गया, चैरिटी इवेंट था, जिसमें 2 और लड़कों को बुलाया गया। उसी की एज ग्रुप के 12 साल के 2 और लड़के आए उसके साथ में दौड़ने के लिए। बहुत उस इवेंट का प्रचार हुआ, बहुत प्रमोट किया गया। फाइनली बहुत लंबी भीड़, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उस इवेंट को देखने के लिए आई। बहुत सारी भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति आए थे जो बहुत विद्वान थे, उस सिटी के रेनाउंड प्रोफेसर थे, बूढ़े प्रोफेसर साहब, जो आकर के बैठे आगे वाली सीट पर। एज अ चीफ गेस्ट उन्हें वहां बुलाया गया था। सारे जो रनर्स थे, 3 लड़के, जिसमें 12 साल का लड़का भी था, ये सब आया, आकर के गुरुजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद में रेस शुरू हुई। सबको मालूम था कि कौन जीतेगा। इसी शहर का वो 12 साल का लड़का जो ओलंपिक्स में जाने का सपना देख रहा था, वो फाइनली जीत गया। 100 मीटर की रेस थी। जैसे ही वो जीता, जोर शोर से उसका नाम वहां पर पब्लिक लेने लगी, हूटिंग होने लगी, सीटियां बजने लगी, तालियां बजने लगी, माहौल बन गया। लड़के में जो कॉन्फिडेंस था, पता नहीं, और मतलब वो एक्स्ट्रा जो है, ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, अंदर से और एनर्जी उसके अंदर आई। उसने माइक लिया एंकर से और ओपन चैलेंज दिया कि आप में से अगर कोई है जो मेरे साथ में दौड़ना चाहता है तो आकर के दौड़ सकता है। अब की बार 2 और लड़के आए इस लड़के के साथ दौड़ने के लिए, और इससे बड़े थे, उम्र में बड़े थे। डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में लड़का दौड़ने के लिए तैयार था, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, लेकिन ये हारा नहीं। जब वो रेस शुरू हुई दूसरी वाली, तो इस बार भी इसी लड़के की जीत हुई। अब की बार फिर से पब्लिक ने इसका उत्साह बढ़ाया, फिर से तालियां बजी, हर कोई खुश था, माहौल बन चुका था कि क्या बात है, हम तो एक रेस देखने के लिए आए थे, यहाँ 2-2 रेस फ्री में देखने को मिल रही है। अब की बार ये लड़का गया, जाकर के वो जो गुरुजी थे, जो प्रोफेसर आकर के बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया और कहा कि सर देखा आपने, कमाल, 12 साल की एज हुई है, बड़े बड़ों को हरा दिया। वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि बेटा एक आखिरी रेस अगर आप मेरे कहने पर दौड़ लें तो मजा आ जाएगा। लड़के का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने कहा हाँ जी आप बताइए किन के साथ दौड़ना है। जो बूढ़े प्रोफेसर थे, जो विद्वान थे उस शहर के, उन्होंने अब 2 नए चैलेंजर्स इस लड़के के सामने रखे। एक तो दिव्यांग व्यक्ति थे जिनको दिखता नहीं था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी एक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी एज काफी हो चली थी, सीनियर सिटीजन थी। उन दोनों के साथ में इस 12 साल के लड़के को दौड़ना था। इसकी तो मतलब हवाइयां उड़ गई, ये एकदम से सारा कॉन्फिडेंस, सारी एनर्जी गायब हो गई। इसने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है,
कहाँ मैं और कहाँ ये, इनके साथ में रेस करनी है? उन्होंने कहा हाँ, आपको इन्हीं दो के साथ में दौड़ना है। तीसरी रेस शुरू हुई, सीटी बजी, इस लड़के ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ता चला गया और जाकर के फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। लेकिन अब की बार किसी ने भी सीटी नहीं बजाई। स्टेडियम में सन्नाटा था, वो जो सारी भीड़ आई थी, इतने सारे लोग आए थे, चुपचाप बैठे थे। इस लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा, वो जो दो साथ में इसके दौड़ने वाले थे, जो दो खिलाड़ी थे, दो चैलेंजर थे, जिनमें से एक दिव्यांग थे जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी वो बूढ़ी अम्मा थी, सीनियर सिटीजन थी, वो दोनों वहीं के वहीं खड़े थे। ये दौड़ करके प्रोफेसर साहब के पास गया, जाकर के बोला कि सर ये क्या हुआ, मैं जीत गया लेकिन किसी ने भी ताली नहीं बजाई, कोई खुशी नहीं दिख रहा है। जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि काम करना, अब आप जाना और आपके जो दो साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ में रेस कंप्लीट करना। ये लड़का वापस आया, चौथी बार रेस शुरू हुई। इस लड़के ने दौड़ना शुरू नहीं किया बल्कि चलना शुरू किया, उन दोनों का हाथ पकड़ के। एक तरफ दिव्यांग थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा थी। अपनी लाइफ की सबसे स्लो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। धीरे 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 चलता चला गया, बहुत टाइम लगा, लेकिन अब की बार वो 100 मीटर की रेस जो थी इन तीनों ने साथ में पूरी की और पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लोग सलाम भेज रहे थे, प्यार भेज रहे थे, लगातार तालियां बज रही थी, तालियां रुकी नहीं रही थी। लड़का दौड़ के आया प्रोफेसर साहब के पास में और पूछा कि सर बस एक बात बता दीजिए, अब की बार किसके लिए तालियां बज रही हैं, हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजाई जा रही हैं? प्रोफेसर ने कहा कि अब की बार तालियां विनर के लिए नहीं बजाई जा रही हैं, ये इस रेस के लिए बजाई जा रही हैं जो शानदार तरीके से पूरी हुई है। आज जो तुमने जीता है लोगों का दिल, ये रेस तुम्हारी लाइफ की सबसे यादगार होगी। छोटी सी कहानी है लेकिन आपको और हमें बता रही है कि ये जो रेस है ये लाइफ वाली रेस है। हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल होना, हम सब चाहते हैं कि सबसे आगे मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा बड़ा नाम, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरे पास हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस रेस में दौड़ते 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 जब हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं सबसे आगे, तो हमारे पीछे कोई नहीं होता है, वो सारे उधर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हुए हैं। इस जिंदगी की रेस को अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप जीत रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट की है। अपने साथ औरों को लेकर के चलिए। इस जिंदगी की रेस को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेस में पार्टिसिपेट करना, लेकिन अच्छे तरीके से। उन सबको साथ लेकर के चलिए जो आपके साथ हैं। हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार लोगों का दिल जीतना, मुस्कान बांटना भी काफी कुछ होता है। अगली बार जब आप रेस में शामिल हों, अपनी लाइफ के बारे में सोचें तो सोचिएगा कि क्या आप इस रेस में सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मीनिंगफुल स्टोरी, बहुत ही कमाल की कहानी, ये मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपके पास में कोई कहानी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, rjkarthikofficial@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, ताकि आपकी भेजी हुई कहानी जल्द आपको अगले सोमवार सुनने को मिले। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए एक नई कहानी मेरे YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram हैंडल पर। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप में से किसी दोस्त ने मुझ तक पहुंचाई है। ये कहानी किसने लिखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी बड़ी कमाल की है। ये कहानी एक महिला की जो लिखती हैं कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में, लेकिन क्या करूँ, फैमिली चलाने के लिए, घर परिवार का खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी पड़ती है। एक दिन ऑफिस से निकली घर के लिए, बस स्टॉप पर पहुंची। वहां जाकर के देखा तो हमेशा की तरह मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी, पहले से बहुत सारी भीड़ थी। बहुत देर तक इंतजार करती रही, फाइनली एक बस आई। बस में जब अंदर चढ़ी तो देखा वहां भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। अचानक से एक आवाज आई कि मैडम आपके लिए सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैडम कहने वाली जो थी वो एक मजदूरन थी। वो भी अपना काम खत्म करके ईंटें गारा ढो करके शाम में वापस अपने घर के लिए रवाना हुई थी। मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि चेहरा तो मेरे साथ में बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि धन्यवाद भाई जी, आपने मुझे मौका दिया बैठने का। मुझे अच्छा लग रहा था, मैं ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं। थोड़ी देर के बाद में मेरे पास वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, उनका स्टॉप आ गया, उठ करके चली गई, सीट खाली हो गई। मैंने फिर से उनसे कहा कि बाई जी आकर के बैठ जाइए, लेकिन इस बार वो आकर के नहीं बैठी,
सीट खाली थी। एक महिला और उस बस में खड़ी हुई थी जिनके हाथ में बच्चा था, रो रहा था। वो जो बाई जी थी उन्होंने उस महिला को सीट दे दी। थोड़ी देर के बाद में उनका भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर करके चली गई। मैंने फिर से वो जो मजदूरन थी उनको आवाज़ दी, उन बाई जी को आवाज़ दी कि आइए बैठ जाइए, अब फिर से सीट खाली हो गई है। लेकिन वो मजदूरन एक पोल को पकड़ के धक्का मुक्की में खड़ी थी, वहाँ नहीं आ रही थी। अब की बार उन्होंने एक जो बुजुर्ग थे उनको भेज दिया और कहा कि आप जाकर के बैठ जाइए। वो जो वृद्ध जन थे वो आकर के बैठ गए, सीनियर सिटीजन थे, उनकी उम्र 75 से 80 के लगभग बीच रही होगी। वो आकर के बैठे, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका भी स्टॉप आ गया। वो भी उनको, जो बाई जी थी, उनको धन्यवाद करते हुए कि बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आपका धन्यवाद कहते हुए चले गए। फाइनली सीट खाली हो गई। उस बस में भी अब आखिरी स्टॉप आने वाला था, बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उनसे कहा कि अब तो बैठ जाइए। तो जो बाई जी थी आकर के बैठ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले आपके पास तो सीट थी, आप तो आराम से बैठी थी। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैंने आपको वहाँ स्टॉप पर देखा था, लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है। जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आप बड़े दर्द में हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको बैठने के लिए जगह दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि 2-3 बार सीट खाली हुई, तब आप बैठ जाती। तो जो बाई जी थी उन्होंने कहा कि मैं बाद में बैठ जाती, लेकिन मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ उसको गोद में लेकर के खड़ी थी, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनको बैठने के लिए जगह दे दी। और उसके बाद में वो वृद्ध जन, वो बुजुर्ग जो कि खड़े थे, वो खड़े रहते और मैं बैठ जाती, अच्छा कैसे लगता। तो मैंने उन्हें बैठने के लिए मौका दिया, मुझे आशीर्वाद दे करके गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रोजाना करती हैं, आज ही कर रही? तो उन्होंने कहा मैं रोजाना करती हूँ। मैं क्या बताऊँ मैडम, मेरे पास में पैसे तो है नहीं, मैं कुछ दान तो कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है पुण्य कमाने के लिए। कभी कभी रास्ते में से कचरा उठा करके साइड कर देती हूँ, कचरा उठा देती हूँ, पत्थर रखे होते हैं उन्हें बीन लेती हूँ, साफ कर देती हूँ रास्ता। कभी कुछ मेरे पास में होता है खाने के लिए तो जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में मैं तो कर लेती हूँ मेहनत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, परेशानी में है, तो उनके लिए सीट दे देती हूँ। ये सीट कौन सा, हमें घर लेकर के जाना है। ये छोटी सी यात्रा जिसमें वो कहती हैं कि मैंने काफी कुछ सीखा। और वो जो बाई जी थी जो मजदूरी कर रही थी, उन्होंने मुझे पता नहीं कितना बड़ा लेसन दे दिया। दुनिया में लोग कई बार सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, जितना बन पड़ रहा था, थोड़ा बहुत जो दूसरों के लिए कर सकती थी वो कर रही थी। और उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया कि जिंदगी में आपके हाथ में जितना कुछ है, जितना कुछ आपके पास है, अगर आप वो खुशी बांट सकते हैं तो बांटिएगा जरूर। छोटी सी कहानी है, और ये बस जर्नी की कहानी हमें सिखाती कि लाइफ में हम सबके पास में कुछ ना कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपके पास में पैसा हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास में कोई ऐसी चीज़ हो जो आप किसी के साथ बांट सकते हो, आपके पास ज्ञान हो जो आप बांट सकते हो। कई सारे टीचर्स हैं इस दुनिया में जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के। आजकल लोग थोड़ा सा दान करते हैं लेकिन हल्ला बहुत सारा करते हैं। ईमानदारी से अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अपने आप ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम चलेगा कि कब ऊपर वाला बनकर आपके पास इंसान के रूप में आ जाएगा। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, ज्ञान तो सभी के पास है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, Instagram हैंडल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की कि बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उस वक्त की जब एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को डाला गया। बंदर जैसे ही पिंजरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुछ केले लटकाए गए थे। अब एक बंदर का मन हुआ, भूख लग रही थी, वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा, उस पर ठंडा पानी गिराया गया और यही ठंडा पानी बाकी के बंदरों पर जोर से फेंका गया। यानी कि यही सजा सबको मिली। सब ठंड के मारे दुबक करके चुपचाप बैठ गए। अब थोड़ी देर के सारे नए बंदर अंदर आ गए और सारे नए बंदरों को मालूम नहीं था कि पिटाई क्यों हो रही है। ना पीटने वाले को मालूम है, ना पिटने वाले को मालूम है। जैसे ही कोई सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। आइडिया किसी को नहीं था कि पिटाई हो क्यों रही है। यही आज हमारी लाइफ में हो रहा है। बहुत पहले कोई प्रथा बनी, कोई ऐसा अंधविश्वास को लेकर के बात बनी जो कि आज तक चली आ रही है। किसी को मालूम नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, क्यों सोच करके इस बात को बनाया गया, लेकिन हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं चक्करों में आज हम वहीं बैठे हुए हैं जहां हम बैठे हुए थे। हिंदुस्तान आज 135 करोड़ से ज्यादा का
एक बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, लेकिन 135 करोड़ लोगों में से भी खेल के मामले में बहुत कम सितारे निकल पाते हैं। ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स हम जीत पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि खेलों में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पड़ोसी के बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वो खेल में नहीं गया तो हमारा बेटा भी नहीं जाएगा। तो ये जो फेलियर का डर है, इसी डर से हमने अपने बच्चों को घरों में कैद किया हुआ है। आप अपने डर को खत्म कीजिए, इस प्रथा को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। और ये बात याद रखिए कि मालूम नहीं है किसी को भी कि पिटाई क्यों हो रही है, इसलिए एक बार कोशिश करके एक स्टेप उठाइए। आई एम श्योर आप सभी जीत हासिल करेंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हिम्मत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभी कांच हूं, शायद इसीलिए चुभ रहा हूं, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा और मुझ में पूरी दुनिया देखेगी। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर आपका भी सपना कभी टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, कमबैक कैसे करना है, जिंदगी में नया सपना कैसे देखना है और उसको पूरा कैसे करना है। स्पेन का एक 10 साल का लड़का, जिसका एक सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था, उसने अपने पेरेंट्स को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा। चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बात उस दौर की है जब अफ्रीका में बहुत सारी हीरों की खानें मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी, और जिसके पास में माइन आ गई वो तो मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा था, माला माल हो रहा था। हीरे ही हीरे वहां मिल रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, गांव में चर्चा हो रही थी, कहानियां सुनाई जा रही थी। एक गांव में किसान रहता था जिसको रोजाना एक न एक कहानी सुनने को मिलती थी। कभी उसका दोस्त आके बताता था, कभी फैमिली में बात होती थी। एक दिन एक दोस्त ने बताया कि पास के गांव में बहुत ही कमाल की खान मिली है और जिसके पास में वो खान है वो तो माला माल हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। किसान को जोश आ गया, जोश में जाकर के इसका जो खेत था नदी के किनारे, उस खेत को जाकर के बेच दिया। दूसरे किसान को बेच करके घर आया और कहा कि सौदा कर लिया है। अपनी पत्नी को बताया कि अब देखो खेत अपने पास नहीं है। तो पत्नी ने पूछा कि अब क्या करेंगे? तो उसने बताया कि अरे तुम्हें पता नहीं चला, यहाँ पर इतनी सारी हीरों की खानें मिल रही हैं, जाऊंगा और डायमंड माइन की खोज करूंगा और उसके बाद देखना इतने हीरे होंगे, इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना बड़ा घर होगा। बड़े बड़े सपने दिखा दिए और वाइफ से कहा कि काम करते हैं, कल तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ, बच्चों को लेकर के जाओ, आराम करो, वापस आऊंगा अमीर बन के। वाइफ को भी बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया, आंखों में चमक उठ गई वाइफ की भी। उनको लगा कि अब तो बस जिंदगी बदलने वाली है। धर्मपत्नी को अपनी अगले दिन छोड़ दिया मायके में। ससुराल में जाकर के ससुर जी को, सासू माँ को, सबको बता दिया। जो जवाई राजा थे बड़े खुश थे कि चलो भाई अब तो हम निकल गए खोज करने के लिए। पूरे अफ्रीका में घूमते रहे। इस किसान को डायमंड माइन नहीं मिली। बहुत साल लग गए, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वाइफ को इतना बड़ा सपना दिखा दिया था, ऐसा कहा था कि अब तो अमीर बन के आऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं इस पर हावी हुई। एक भी हीरे की खान नहीं मिली थी। निराश था, उदास था, पहाड़ से कूद करके जान दे दी। नदी में कूद गया, उसके बाद जिंदगी खत्म, किसान की मौत हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि कहानी इस किसान की नहीं है। ये कहानी दूसरे किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। जिसको खेत बेचा था वो सिर्फ खेती कर रहा था, जाता था खेती करता था, वापस आता था, अपना रूटीन काम कर रहा था। एक दिन सवेरे सवेरे खेत में गया तो देखा कि नदी के किनारे एक रेनबो बना हुआ था। पास में गया तो जाकर के देखा कि सनरेज जो थी वो एक चमकीले पत्थर पर गिर रही थी और उससे इंद्रधनुष बन रहा था। उस चमकीले पत्थर को उठाया, इसको लगा कि बड़ा सजावटी आइटम है, इसको लेकर के चलते हैं, और घर ले जाकर के बड़ी मासूमियत से ड्राइंग रूम में अलमारी में रख दिया। भूल गया उस बात को। एक दिन एक दोस्त इसके घर पर आया, उसने बोला कि भाई ये कहाँ से मिला, ये चमकीला पत्थर कहाँ से मिला है तुम्हें? तो उसने कहा कि मेरे खेत में है, नदी किनारे खेत के वहां पर रखा हुआ था, वहां से लेकर के आया और अब यहाँ सजा दिया है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। तो उसने कहा भाई पागल हो, ये सबसे बड़ा हीरा है, हमारे यहाँ पर जितने हीरे निकले हैं उसमें सबसे बड़ा हीरा है, और तुम्हारे खेत में मिला है तो मतलब और भी होंगे। तो अपने दोस्त को लेकर के गया, वहां पर कुछ जो स्टोन्स थे उन्हें इकट्ठा किया, उसके बाद में लैब में भेजा। रिपोर्ट आई तो जांच में मालूम चला कि वो वाकई में हीरे थे। वो जो खेत था उस जगह पर एक बड़ी सी खान बनी और उसमें जो हीरे निकले वो बेशकीमती हीरे थे। जिस किसान का वो खेत था, यानी कि दूसरा वाला किसान जिसने वो खेत खरीदा था, वो माला माल बन गया। पहला वाला किसान जो पूरी अफ्रीका में घूमता रहा डायमंड माइंस की खोज में, डायमंड खोजता रहा, उसे एक डायमंड नहीं मिला। और उसी के खेत में जब उसने खेत बेचा और दूसरे किसान ने वहां काम करना शुरू किया, उसी खेत में बहुत बड़ी डायमंड माइन थी। इतने सारे हीरे वहां से निकले कि अगर वो थोड़ा इंतजार करता, थोड़ी मेहनत करता तो शायद कमाल हो सकता था। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है।
पहले वाले किसान के पैरों के नीचे हीरे थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था। उसने पूरा महाद्वीप, पूरा कॉन्टिनेंट खोज लिया, लेकिन हीरे नहीं मिले। दूसरा वाला किसान, जिसकी जिंदगी बदल गई, अवसर उसके सामने था, उसके दोस्त ने उसको रास्ता दिखाया और खेल पलट गया। लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए कहीं दूर चले जाएंगे तो ना तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना अवसर मिलेगा और ना सक्सेस मिलेगी। कई बार कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। अगर आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है तो खिड़की खोल करके देखिएगा, हो सकता है वहां से दस्तक दे रही हो। आप ही के आसपास मौका है, उसको तलाशिए और उसके बाद कमाल कर दिखाइए। संकट के समय में याद रखना, कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की तलाश कीजिए, सही मौके पर चौका लगाइए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की, जिसके कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चला था और अब जरूरत थी इस राज्य को अगला राजा देने की। अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि महाराजा साहब आप तो किसी को अडॉप्ट करने की बजाय किसी को भी आपकी पसंद से चुन करके किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने उससे कहा कि कंपटीशन रखवा लीजिए। ये सुझाव उसे थोड़ा ठीक लगा तो उसने कहा कि काम करते हैं, किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन नहीं होगी, सिंपल इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि क्या वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि काम करते हैं, इसमें आप क्राइटेरिया डाल दीजिए कि इस टाइप के लोग ही आ सकते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आकर के अगले राजा के लिए इंटरव्यू दे सकता है। अब ये जो साक्षात्कार वाली बात थी, ये फैली पूरे राज्य में। धीरे धीरे लोगों को मालूम चला, गांव में पहुंची, कस्बों में पहुंची, शहरों में पहुंची, तो सब तरह के लोग वहां पहुंचने लगे राजमहल में। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का किसानी करता था, खेती करता था। उसे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने फादर को बोला कि मुझे भी जाकर के एक बार इंटरव्यू देना है। तो उसके फादर ने कहा कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो उस लड़के ने कहा एक बार कोशिश करता हूँ। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दी। अब वो तैयार था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास में ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से वो घिन आने लगी कि कैसे मैं इंटरव्यू दूंगा। पता नहीं, मतलब राजा को जब वो पहली बार मुझे देखेंगे उसके बाद ही उनका इंप्रेशन क्या होगा, वो जम नहीं पाएगा मामला। उसने अपने फादर से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल पाएंगे, घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, फटी सी शर्ट थी, पुरानी सी पैंट थी, उसके ऊपर वो अच्छा सा जैकेट डाला और इंटरव्यू देने के लिए वो जो नगर था जहां पर उनकी राजधानी थी, राजमहल था, वहां निकल पड़ा। रास्ते में जाते आते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस के मुझे जवाब देने होंगे। बहुत सारी अंदर, जो कि हर इंसान के साथ होता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। वो जो नगर था वो आ ही गया था, परकोटा दिख रहा था। तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था और उसने इस लड़के से कहा कि बाबूजी क्या मेरी मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे करके चले जाओ। इस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, थोड़ा बहुत राशन लेकर के आया था खाने पीने के लिए। इसको लगा कि ये तो खाने पीने से तो काम चल नहीं पाएगा, इसको तो कपड़ा ही चाहिए। इसने अपने ऊपर देखा तो एक अच्छी सी जैकेट जो कि बड़ी मेहनत से इस तक पहुंची थी, उधारी के पैसे से पहनी हुई थी, जैसे तैसे जुगाड़ करके पहन के आया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा, इंप्रेशन चला जाएगा। इसके मन ने कहा कि यही उतार करके दे दो। लड़के ने यही जो जैकेट थी उतार करके उस भिखारी को दे दी। उसके बाद में वापस चल पड़ा आगे। उस नगर में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा जहां पर कि राजमहल था। वहां गया, जो राजा के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में जाकर के रुक जाइए। 2-3 घंटे वहां आराम किया। उसके बाद में इसका इंटरव्यू का टाइम आया। बाल बाल बना करके, वही पुराने से कपड़े थे, गंदे कपड़े। मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब तो वो जैकेट भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आ गया हूँ, पापा पूछेंगे कि क्या करके आया, तो एक बार कम से कम ये तो बताऊंगा कि राजा साहब से मिल करके आया। तो राजा के कक्ष में पहुंचा, वहां राजा नहीं था। थोड़ी देर के बाद में राजा आया और जैसे ही राजा आया, ये लड़का जो था इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। वो जो राजा था वो वही भिखारी था जो कि थोड़ी देर पहले मिला था रास्ते में और जिसने इसका वो जो अनमोल जैकेट था वो ले लिया था। वो एक अच्छा सा कपड़ा जो पहन के आया था वो भी उसने ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। तो इसने बस ऐसे इशारों में पूछा कि क्या आप वही हैं जो मिले थे। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूं जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब इसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। इसने पूछा कि आपने मेरे साथ क्यों किया,
ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे थे? ये क्या तरीका है? मेरे पास में एक ही जैकेट थी, वो भी आपने ले ली और अब आप ही यहाँ पर राजा बनकर बैठे, आप ही राजा हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। राजा ने बोला कि परेशान मत रहो, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वो तुम कर देते, तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इंप्रेस करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया और मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली कैरेक्टर को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था वहां भिखारी बन के, तुम्हारे पास सिर्फ एक जैकेट था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े भी होंगे घर पर, बड़ी मुश्किल से तुम शायद ये लेकर के आए होंगे। सबसे पहले तो ये जैकेट अपना वापस लो और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। तो उस लड़के ने बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हो अगला राजा अनाउंस करने का? तो राजा ने कहा कि मुझे सब समझ आ गया है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद कर देता है, रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास नहीं है उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसीलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। इसीलिए मैंने कोई एज, कोई ग्रुप, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया था। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहें, हमारे बारे में काफी लोग जानें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं? बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है। जिंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। और मैंने कई बार अपनी कहानियों में कहा है कि पैसे तो हम कमाते रहते हैं, जिस दिन दुआएं कमाने लगेंगे शायद उस दिन चमत्कार होने लगेगा। और वो जो कहते हैं ना कि 1% जो है वो बस 1% से रह गए, वो 1% वाली जो कमी है वो दूर हो जाएगी और शायद आप मंजिल के पास पहुंच करके वहां पहुंच भी जाओगे और झंडा बुलंद कर दोगे। आरजे कार्तिक हमेशा आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पर खड़े हो जाएं तो अपना मकान नहीं दिखता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक जंगल की, जहां एक शाम में मौसम बदल चुका था, काली घटाएं छा चुकी थीं, मौसम डरावना हो चुका था, बिजलियां चमक रही थीं और अचानक से एक बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उन जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी जो भाग रही थी। समस्या ये थी कि हिरनी प्रेग्नेंट थी, दर्द में थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, पहले खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और जंगल के कोने में पहुंच गई जहां नदी थी। नदी किनारे पहुंचकर के हिरनी ने गहरी सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया और हिरनी अब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी जहां जाकर के बच्चों को जन्म दे सके। अचानक से उसे लगा कि उसका पीछा कोई कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से देखा तो मालूम चला कि झाड़ी के पीछे छुप करके एक शिकारी बैठा था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार में था कि कब वो निशाना लगाए हिरनी पर और उसे मार करके ढेर कर दे। हिरनी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई है, इस तरफ शिकारी आ गया है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए तैयार हुई, डायरेक्शन बदलने ही वाली थी कि जैसे ही वो पलटी उसे दिखाई दिया एक खूंखार शेर। अब हिरनी के सामने चारों तरफ से समस्याएं थी। एक तरफ नदी थी जिसे उसे साफ देख करके लग रहा था कि पार नहीं कर पाएगी, दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, तीसरी तरफ शिकारी था, चौथी तरफ शेर आ चुका था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था, कहीं से कोई मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। हिरनी ने एक बार के लिए सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना शान से मरा जाए। हिरनी अब की बार शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली, इंतजार में थी कि कब गोली चलेगी। इस सब के बीच में ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी इस जिंदगी के लिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और बार बार कहने लगी कि मेरी जान बचा लीजिए, सब कुछ अब आपके हाथ में है, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, उन्हें दुनिया देखने का मौका दीजिए। वो कहते ना चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी, अचानक से एक चिंगारी उछली और जाकर के शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली लेकिन आंख में जब वो चिंगारी उछल के लगी तो वो निशाना भटक गया
और गोली हिरनी की जगह जाकर के शेर को लगी। शेर घायल होकर के जमीन पर गिर गया। शिकारी की आंख में आग उछल के पहुंची थी, चिंगारी उछल के पहुंची थी। अपनी आंख बचाता हुआ शिकारी वहां से भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला, हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिरने लगी, बारिश होने लगी, जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी और हिरनी ने उस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से कई सारों के सामने ये हिरनी वाला सीन होता है। हम सब चारों तरफ से संकट से घिर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि जिंदगी में अब क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। और दोस्तों, हमेशा याद रखना, जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी। अमीर से अमीर आदमी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या करें? जो हिरनी ने किया वही करें। आंखें बंद करें, ऊपर वाले को याद करें और कहें कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना मेरी समस्याओं को खत्म करने की। अब सब कुछ आपके हवाले है। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। बस यही गुनगुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है कि जिंदगी में जब हर तरफ समस्या हो और दिल से आप ऊपर वाले को याद करें तो चमत्कार उनका होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बस यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Instagram हैंडल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी आप हार मानने की सोचें तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज पास आउट किया। उसके बाद में सोचा कि जॉब नहीं करूंगी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी, स्टार्टअप शुरू किया। 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉस हुआ और वो बंद हो गया। दोस्तों ने भी काफी साथ दिया था, दोस्तों के साथ में सब कुछ शुरू किया था, लेकिन 5-6 महीने बाद जब वो बंद हुआ तो प्राची धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। उसको लगा कि उसका एक सपना था, एक ड्रीम उसने देखा था जो कि अचीव नहीं हो पाया। उसकी फैमिली ने काफ़ी बार समझाया लेकिन बात नहीं बनी। दोस्तों ने समझाया, बात नहीं बनी। उसकी एक प्रोफेसर मैम थी जिन्होंने कि उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन मैम ने प्राची को बुलाया कि बेटा घर पर मिलने के लिए आना। जब प्राची वहाँ पहुँची तो मैम ने उससे कहा कि बेटा क्या रीज़न है? मुझे मालूम चला, घर वाले आपके बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे कि आप बड़ी परेशान रहती हो। तो प्राची ने बोला कि मैम क्या बताऊँ, मैंने 5-6 महीने स्टार्टअप किया, बड़ी मेहनत की, तन मन धन के साथ में काम शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। सारे एफर्ट्स कर दिए लेकिन रिजल्ट 0 रहा। मैम जो थी उन्होंने कहा कि बेटा इसमें घबराने वाली क्या बात है, जिंदगी में काफ़ी लोग फेल होते हैं, कोई पहली बार तो किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। प्राची बोल रही थी कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है। इतने एफर्ट्स करने के बाद में भी अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ का कोई मतलब है। तो जो मैम थी, जो प्रोफेसर थी, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे साथ एक बार आओ। वो अपने गार्डन की तरफ लेकर के गई प्राची को, और गार्डन की शुरुआत में एक टमाटर का पौधा उसको दिखाया जो कि मर चुका था। प्राची से कहा कि बेटा इसको देखो। तो प्राची ने बोला कि मैम इसको क्या देखूं, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो जो मैम थी उन्होंने प्राची को समझाया कि बेटा उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं, ये फालतू की डिप्रेशन वाली बातें नहीं करते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने खुद भी इस टमाटर के पौधे को सारी वो चीज़ें दी जिसकी इसको ज़रूरत थी। बीज डाला, उसके बाद में खाद डाला, कीटनाशक का छिड़काव किया, पेस्टिसाइड, सब कुछ, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी मर गया। अब इस पर मेरा कंट्रोल तो है नहीं, मेरा कंट्रोल था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो प्राची ने बोला कि मैम जब आप यही बात खुद कह रही हैं तो मुझे क्यों समझा रही हैं? आप खुद ही तो कह रही हैं कि मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है। मैं तो आपको बोलना चाह रही हूँ कि जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है, जब वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर हम एफर्ट्स भी क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? मैंने कॉलेज के बाद में जॉब इसलिए शुरू नहीं की थी क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना था। मेरा सारा सपना फेल हो गया। प्रोफेसर को वाकई में लगा कि प्राची बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चली गई है, सिर्फ और सिर्फ उल्टी बातें कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, तुम समझो। लेकिन प्राची समझने को तैयार नहीं थी। वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा आओ एक बार कॉफ़ी पीते हैं। वो अंदर लेकर के गई, लिविंग रूम में कॉफ़ी लेकर के आई मैम। उसके बाद जब कॉफ़ी पी रहे थे, जब प्राची ने कहा कि मैम मैं चलती हूँ, आपने समझाया उसके लिए थैंक यू सो मच है, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच है, लेकिन जो होगा हो जाएगा, जो होना होगा, आप परेशान मत होइए मुझे लेकर के। तो जो प्राची की मैम थी उन्होंने कहा कि बेटा जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ।
वो प्राची को अपने घर के पीछे वाले एरिया में लेकर के गई। वहाँ स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। प्राची चौंक गई। उसने बोला कि मैम ये क्या, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो जो प्राची की मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था। वो पहला पौधा दिखाने के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई थी, तुमने पूरा गार्डन नहीं देखा। सिर्फ एक टमाटर का पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ पर लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, अगर उसने यही मान लिया कि फेल होता रहूंगा तो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, पॉजिटिविटी लेकर के आनी होगी। और एक बार अगर फेलियर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फेल होती रहोगी। लाइफ में जितने महान लोग हुए हैं, ये छोटी सी कहानी में सिखाती है कि लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में हम जानते हैं, चाहे क्रिकेटर हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, उन सबके साथ में हुआ है। काफ़ी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, किसी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो कोशिश करते रहिए। लगातार कोशिश जब आप करते रहेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा कि वो कोशिश आपको कब बहुत बड़ा रिजल्ट दे करके जाएगी। लगातार संघर्ष करते रहिए, जिंदगी बस इसी का नाम है। आरजे कार्तिक आपसे बस जाते आते ये बोलना चाहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। हिंदुस्तान में लॉकडाउन जब हुआ तब कई सारे छोटे छोटे किस्से हुए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप था। ये कहानी एक ऐसे कैब ड्राइवर की जिसकी लाइफ में सब कुछ खत्म होने को आया था। उसकी कैब बंद हो गई थी, वो घर पर बैठा हुआ था, गांव में था और समझ नहीं पा रहा था कि जिस इकलौते साधन से उसके घर में पैसा आ रहा था वो भी रुका हुआ है। उसके पास में जो पैसे थे, बचत थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गरीबी के दिन बढ़ते चले जा रहे थे। उसको राशन की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो पता नहीं कितने लोगों को कॉल कर चुका था, लेकिन सामने से ना में जवाब आता था। एक दिन अचानक से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको कैश भेजना चाह रहा हूं, आपकी मदद करना चाह रहा हूं। ये उससे पूछना चाहता है कि आप कौन है, कहां से बात करने से पहले कॉल कट जाता है। ये फिर से कॉल करता है तो सामने वाला कहता है पहले अकाउंट नंबर तो भेजिए। ये भरोसा करके अकाउंट नंबर भेजता है और वाकई में थोड़ी देर के बाद में इसके पास में कैश आ जाता है। ये बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि आपने बचा लिया, आज तो वाकई में चमत्कार हो गया। ये वापस उस नंबर पर कॉल करता है, पूछता है कि आप कौन है, क्यों मेरी मदद की। तो सामने वाले व्यक्ति कहता है कि शायद आप भूल गए, आज से 4 महीने पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। मैं घर से मैंने कैब बुक की, मैं स्टेशन पहुंचा, आपका पेमेंट किया, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां जाकर के पॉकेट चेक की तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मेरी जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं फटाफट से वहां से भागा, बाहर आकर के मैं स्टेशन पर कैब ढूंढने लगा, लेकिन मुझे आपकी कैब नहीं दिखाई दी। बड़ी सारी कैब्स खड़ी थी। मैं जाकर के बार बार ड्राइवर का चेहरा देख रहा था कि यार वो बंदा कौन था जिसके साथ आया था, वो चेहरा मैं देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था यार कहाँ गया बंदा। अपने आप अंदर से बहुत सारी गालियां आने लगी, बदतमीज, पता नहीं क्या क्या मैं बोलने लगा आपको। और मुझे लग रहा था यार ये कैब ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, सामान दिखा और लेकर के चल दिए, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मेरा फोन बंद कर दिया होगा, ये हो गया हो गया। 50 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो तो मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने दिल्ली जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि ये दिन ही अशुभ है, मतलब आज के दिन सुबह सुबह फोन गायब हो गया, चोरी हो गया, क्या इंटरव्यू होगा और क्या जॉब में मेरी, मतलब क्या जॉब मिलेगी मुझे, क्या सिलेक्शन होगा। मेरे पास कैश पड़ा था, मैं ऑटो करके वापस घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो देखता हूं कि वहां पर एक कैब खड़ी थी। वो कैब देख करके मेरा दिमाग ठनका, मैं फिर से गाली देने लगा। मैंने बोला ये कैब वाले ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है। मुझे लगा कि अड़ोसी पड़ोसी ने, शायद किसी ने कैब बुक की होगी। आप कैब से निकल करके आए और आपने मेरा फोन मुझे लौटा दिया। वो फोन हजारों का था, लेकिन उस दिन मुझे करोड़ों की बात सीखने को मिली। आपने बोला कि भाई साहब मैं तो यहीं खड़ा हूं, आपके घर पर ताला लगाए, मैं इंतजार कर रहा था आधे घंटे से कि कोई आ जाए तो उसको फोन दे दो। इस फोन में भी लॉक लगा था तो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा हूं। काफी देर से वेट कर रहा था कि इस फोन पर किसी का फोन आ जाए तो उससे बात कर लूं, लेकिन इस पर किसी का कॉल नहीं आया। मैं तो बस वेट कर रहा था और आप दिख गए तो आपको फोन दे दिया। मैंने आपसे कहा कि मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने भी इस नंबर पर कॉल नहीं किया। अगर मैं कॉल ही कर लेता तो शायद आपसे बात हो जाती, लेकिन मैं आपको गाली देने में इतना बिजी था कि मैं बस गाली देते हुए, आई एम सो सॉरी। उस दिन जब आपने मेरा फोन मुझे वापस लौटाया तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है
और मुझे सीखने को मिला कि किसी को भी जज करना बंद कीजिए। मैं आपको जज कर रहा था, पता नहीं उल्टा समझ रहा था, सोच रहा था कि बहुत ही बेकार आदमी है, मेरा फ़ोन लेकर के भाग गया, लेकिन आप तो मेरा फ़ोन लौटाने के लिए आए थे और आप तो इंतजार कर रहे थे कि उस पर किसी का कॉल आ जाए ताकि आप फ़ोन लौटा सकें। ये बात उसने ख़त्म की और उसने बोला कि मैं बस इसीलिए आपकी मदद करना चाह रहा था। लॉकडाउन में मुझे आपकी याद आ गई, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था, मुझे लगा कि शायद आपको कैश की ज़रूरत होगी, शायद आपको पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए कुछ कैश जितना मैं भेज सकता था मैंने आप तक पहुँचाया, आपकी मदद की है। उसने अपनी बात खत्म की और इस तरफ जो कैब ड्राइवर था उसने कहा कि आपने जो कैश मुझे भेजा है, जो मेरी मदद की है, इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती है। और आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात दुनिया में सिखाई है कि अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। आपको पता नहीं मैं किस हाल में जी रहा हूँ, मेरे पास में राशन नहीं है, घर में पैसा नहीं है, मैं रोज़ाना भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी कोई मदद कर दे। मैं इतने लोगों को कॉल करता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। आज आपने मदद की और मुझे सिखा दिया कि अच्छा काम करूंगा तो अच्छा फल जरूर आएगा। छोटी सी कहानी काफ़ी कुछ सिखाती है। हिंदुस्तान में ऐसे लॉकडाउन में कई किस्से हुए हैं जिसने हम लोगों को एक बात सिखाई है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखना, अच्छा काम करेंगे अपने आप आपके साथ अच्छा होगा, यकीन मान के चलिए। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक अमीर सेठ की। एक सिटी के सबसे अमीर सेठ थे, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम में घर लौटे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे लोग जो थे पूजा पाठ कर रहे थे, शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मजा आता था, वो नास्तिक टाइप के थे, वो दूर रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, जाकर के अपना हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। नौकर को बुला करके कहा कि एक कप कॉफी लेकर के आ जाओ। नौकर गया कॉफी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा सीने में, बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर्स को बुलाओ, कॉफी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आए, आकर के जांचें करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए तो दवाइयाँ लिखिए। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ठीक हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख दी और साथ में नींद की गोली लिख दी कि अगर नींद ना आए तो ये भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना, किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयाँ लेकर के आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। बिस्तर से उठ करके वो नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठा करके देखा तो रात की 3 बज रही थी, सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर के टहलने लगे, लेकिन वो वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल करके आता हूँ। घर से बाहर निकल गए, कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पता नहीं 50 बातें चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहाँ जाकर के बैठ गए, चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठे थे। उसके बाद में अपने बचपन को याद करने लगे, उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ जाकर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज़ लगाई, वो कुत्ता थोड़ा डरा, उसने अपने मुंह में से वो चप्पल नीचे गिराई और वो वहाँ से खिसक लिया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर के लिए आने के लिए तैयार थे। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, कितनी देर से बाहर बैठा हूँ। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी, एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहाँ फालतू के पंगे में पड़ना है, अपना काम करते हैं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4-5 कदम आगे बढ़ाए। फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाकर के पूछ तो लूं, पता तो कर लूं कि बात क्या है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक करके देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी। दीवार से, वो जो झोपड़ी की दीवार थी, उससे सर पटक पटक के रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले तो कहा कि बहन जी माफ़ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज़ आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्यों परेशान हैं?
तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहाँ पर आप देखिए मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है ज़मीन पर, ये बीमार है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा तो इसमें रोने से क्या होगा, रोने से आपको थोड़ा ना पैसा मिल जाएगा, रोने से कोई थोड़ा ना आपकी मदद कर देगा, और ये सुबह सुबह क्या रो रही हैं आप, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको मदद मांगनी है तो जहाँ आप काम करती है, कहाँ आप काम करती हैं। तो उस महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांग लेती है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू कीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आपको जहाँ काम करना है वहाँ काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी, लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना, मैं वहां पर किस्मत से पहुंच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले जो लोग हैं ये क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों हमें लड़ा रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी, ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बना करके वहां भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, वो काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम करेंगे रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ, वर्कaholic होने के साथ साथ दूसरों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत जरूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो खत्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। पहली बात तो सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी होती है। इसीलिए आरजे कार्तिक हर कहानी के आखिरी में कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मार कर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि रोजाना मंदिर जाती थी, उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, किसी शादी में चली जाएं, जहां कहीं रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां रोजाना जाती थी, ऑब्जर्व करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो उन्होंने देखा कि काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई, जाकर के बोली कि पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर के देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर नाटक चल रहा है। पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं है। वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि हम मंदिर आ गए। कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहां पर गपशप चल रही होती है। यहां पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपनी शिकायत जो थी की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद में बोले कि काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा, आपको बस 2 काम करने हैं। बोले कि हाँ बताइए क्या काम करने हैं? महिला ने पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम तो ये कि पैदल पैदल आप कल मंदिर आइएगा, आपकी साधन से मत आइएगा, वाहन से। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना कि उसमें पानी वानी ना गिर जाए। यहां मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा।
महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया, पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आकर के 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, पूरा ध्यान था कि पानी वानी ना गिर जाए, सब कुछ हो गया। उसके बाद में जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया, बोलेंगे अब बताइए क्या उसका समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है, क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं। पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहां आकर के नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा कि नहीं, मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें से पानी ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसीलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या समझाना चाह रहे थे। दुनिया में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द की। एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात लेकर के जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी। आरजे कार्तिक आज के इस वीडियो में, आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहता है, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इतना सा मंत्र है। आरजे कार्तिक की कहानियां मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखना ना भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो यह है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने सैनिकों के साथ में एक बार जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था, दोपहरी का वक्त था। कब वो रास्ता भटक गया उसे पता नहीं चला। सैनिकों से दूर हो चला था शिकार का पीछा करते करते। ना तो रास्ता मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। तभी अचानक से उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया। एक व्यक्ति वहां लकड़ी काट रहा था। उसके पास गया, जाकर के बोला कि मुझे सबसे पहले तो पानी पिला दीजिए, बड़ी जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे ने ऊपर से नीचे तक देखा, वेशभूषा को देख करके समझ गया कि तो राजा साहब ने प्रणाम किया कि महाराज आप तो बताइए क्या करना है, आपकी सेवा में जो आप बोलेंगे हो जाएगा। राजा ने सबसे पहले तो पानी पिया, उसके बाद में पूछा कि मुझे रास्ता बताइए, यहाँ से बाहर निकलना है, रास्ता भटक गया हूँ। लकड़हारे से वो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बोला कि एक काम कीजिएगा, आप जब भी कभी राजधानी में आए हमारा राजमहल जरूर आइएगा और आपके लिए हमारी तरफ से एक शानदार इनाम बाकी रहा। अभी तो इस वक्त मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आप वहां आइएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया इनाम रहेगा। लकड़हारा शाम में लकड़ियां काट करके वापस पहुंचा घर पर। जाकर के बीवी को बताया कि आज तो राजा साहब मिले थे, खुश हो गए, कह रहे हैं कि इनाम दूंगा। बीवी ने कहा कि क्यों इंतजार कर रहे हो, कल सुबह निकल जाओ। अगली सुबह लकड़हारा वहां से रवाना हो गया अपने गांव से और राजमहल पहुंचा, राजधानी पहुंचा। वहां जाकर के सैनिकों को बताया कि मुझे राजा साहब से मिलना है। उन्होंने कहा था कि मिलने के लिए आ जाना। सैनिकों को समझ नहीं आया कि एक लकड़हारे से राजा मिलेंगे। फिर भी जाकर के राजा को बताया कि एक लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया। राजा ने कहा हाँ, उसे अंदर आने दो। अब राजा ने देखा लकड़हारे का हाल गरीब सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। राजा ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको क्या दिया जाए। तो राजा के दिमाग में ख्याल आया, उसके पास में एक बहुत ही शानदार सा बगीचा था चंदन के पेड़ों का। उसने सोचा कि लकड़हारा है, पेड़ों की समझ भी होगी। उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, राजा साहब ने तो पूरा बगीचा मेरे नाम कर दिया। खुशी खुशी घर गया, जाकर के बीवी को बताया। उसके बाद में जो चंदन का बगीचा था उसको संभालना इसने शुरू किया। कैसे संभालता, लकड़हारा था, लकड़ियां काटने का काम था। लकड़ियां काट करके कोयला बनाने लगा और बेचने लगा। कोयला बनाने लगा, बेचने लगा। एक एक करके सारे पेड़ों को काटता चला गया। वो बगीचा धीरे 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 वीरान हो रहा था। एक दिन राजा को लगा, ख्याल आया कि उस लकड़हारे से मिल आते हैं, एक बार जाकर के देखते हैं कि उसने बगीचे का क्या हाल कर रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है, शानदार कर दिया होगा। राजा जी तो ये सोचते सोचते पहुंचे उस बगीचे के पास में। वहां कोई बगीचा ही नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। थोड़ा अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां तो कोयले ही कोयले रखे थे, ढेर लग चुका था। थोड़े बहुत पेड़ बचे थे जिनसे छाया मिल सकती थी, बस यही हाल उस बगीचे का था। राजा ने सबसे पहले तो लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, ये क्या कर दिया। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज क्या करता, मैंने तो कोयले बना बना करके बेच दिया। आपका धन्यवाद है कि आपने मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कर दी। हमारे घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है। पहले तो हम बहुत गरीब थे, अब तो थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है, हम थोड़े ठीक हुए हैं, थोड़े ठीक हाल में जी रहे हैं। राजा को समझ में आ गया कि इस लकड़हारे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सारे चंदन के पेड़ों को जला करके राख कर दिया है। राजा ने कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा एक काम करो,
एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां से उठाया चंदन की और बोला कि काम करो, इसको ले जाकर के बाजार में आज बेच करके आओ, अभी जाओ बेच करके वापस आओ और बताना कि कितने रुपए मिले। लकड़हारा गया, जाकर के वो चंदन की लकड़ी बाजार में बेची और वो उसकी आंखें खुल गईं। कोयले से पता नहीं कितने गुने दाम में वो छोटी सी लकड़ी जो थी वो बिकी। उसे समझ में आ गया कि तो बहुत ही कीमती लकड़ी थी जिसका बगीचा मेरे नाम राजा ने कर दिया था। दौड़ करके वापस आया, राजा के पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, आपने तो मुझे हीरा दे दिया था, मैं लोहा समझ करके काम चलाता रहा। छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी ये लकड़हारे, राजा, चंदन का बगीचा, ये सब नहीं है। कहानी आपकी हमारी है। ये चंदन का जो बगीचा है आपका हमारा, ये शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये बॉडी मिली है, हमें शरीर मिला है, सही सलामत मिला है। और चंदन के पेड़ जो उस बगीचे में लगे थे ना, वो हमारी हर एक सांस है जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हर इस सांस को हम वेस्ट कर रहे हैं, लालच में, गुस्से में, जलन भावना में, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपका बगीचा जल करके राख होने को आया, बहुत थोड़े से पेड़ बचे हैं, बहुत कम सांसें बची हैं, तब शायद आपको इस बगीचे की कीमत समझ में आएगी। अभी भी समय बचा हुआ है। इस चंदन के बगीचे को सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, सही तरीके से अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कीजिए। जितनी सारी चीजें आपके आसपास गलत है, नेगेटिविटी है, उसको साइड करने की कोशिश कीजिए। ये चंदन का बाग जो है आपको सुगंधित करने के लिए मिला है। आप फालतू की चीजों में, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जलन भावना हो, बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, उनके चक्कर में पड़ के इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे जला करके कोयला मत बनाइए। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, सही अहमियत को पहचानिए, अच्छी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, Instagram हैंडल पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, इसीलिए जब लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लीजिएगा पास हो गए आप। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की जिसके पास में बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत विशाल सेना थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा बूढ़ा हो चला था। राजा की कभी भी मौत हो सकती थी, बड़ा बीमार रहता था। इस सब के बीच में राजा ने अपने राज्य के लिए अगले उत्तराधिकारी का चुनाव किया और अगला राजा घोषित कर दिया। उसका जो बड़ा बेटा था उसको राजा चुन लिया गया। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि वैद्य जी ने कहा था कि राजा साहब, अब आपके पास में बहुत कम दिन बचे हैं, आप संन्यास ले लीजिए, ये सब छोड़ छाड़ के चले जाइए, जंगलों में तपस्या कीजिए, आखिरी दिनों को ऊपर वाले की भक्ति में लगाइए। पूरी जिंदगी आपने इस राज्य का ख्याल रखा है, अब अपने बच्चों को इसका ख्याल रखने दीजिए। राजा के सामने समस्या थी उसकी 4 रानियां। राजा की 4 रानियां थी। राजा चाहता था कि इनमें से किसी एक के साथ में संन्यास ले लिया जाए। चौथी रानी, जिससे सबसे आखिरी में शादी की थी, जिससे बेइंतहा मोहब्बत थी, नया नया प्यार हुआ था, उसके कक्ष में पहुंचा, उसके राजमहल में पहुंचा और जाकर के बड़ी उम्मीद से कहा कि रानी, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ में जंगलों में चलने के लिए तैयार हैं? रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आपको जहां जाना है जाइए, मैं यहीं रहूंगी। राजा को समझ में नहीं आया कि मेरे मुंह पर बेइज्जती हो गई, मैंने इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा और मुझसे कहा जा रहा है कि आप जाइए जहां जाना है। राजा मुंह लटका करके उस कक्ष से, उस राजमहल से बाहर निकला और तीसरी रानी के राजमहल में पहुंचा। यहां बड़ी उम्मीद से जा रहा था, यहां भी मोहब्बत बाकी थी। जाकर के उस तीसरी रानी से कहा कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, क्या आप हमारे साथ में जंगलों में चलने के लिए तैयार हैं? हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को जंगलों में बिताना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं। तीसरी रानी ने कहा कि ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं, आप यहां रह करके भी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, आपको यहां रहना रहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मुझे आपके साथ में नहीं जाना। राजा यहां से भी मायूस होकर के, उदास होकर के, दूसरी रानी के, जो दूसरी रानी थी, इससे दूसरी शादी की थी, उनके कक्ष में, उनके राजमहल में पहुंचा। बड़ी उम्मीद से जा रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि दूसरी रानी बड़ी बुद्धिमान है, जो उस राज्य के पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे उनमें वो रानी जो है फैसला लेने में राजा की मदद करती थी, बहुत बुद्धिमान थी, हर बात समझाती थी कि ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इसे वापस से सही करने की जरूरत है। तो राजा बड़ी उम्मीद से जा रहा था, वहां भी थोड़ा बहुत प्यार बचा था कि काश वो एक बार हाँ कर दे और उसके साथ में अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिता लूं। होता है ना, इंसान को लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ में जिंदगी के आखिरी पल बिताए जाए। बड़ी उम्मीद के साथ में उस रानी के राजमहल में पहुंचा
उस रानी से जाकर के वही बात कही जो बाकी रानियों से कह रहा था कि रानी, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, जिंदगी के आखिरी पल बचे हैं, इन्हें बिताना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? दूसरी रानी ने कहा कि राजा साहब, बड़ा मन था आपके साथ चलने का, लेकिन नहीं चल पाऊंगी। आपके सारे फैसलों में आपका साथ दिया, लेकिन यहां आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। एक काम कर सकती हूं, मैं भी आपसे प्यार करती हूं। जब आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी, सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी, आपको परेशान नहीं होना है। आप निश्चिंत होकर के जाइए जंगल में, आपको जो करना है, तपस्या करना है कीजिए, सन्यासी बनना है बनिए। आपके जो आखिरी अंतिम संस्कार के कार्य होंगे बिल्कुल शाही अंदाज में होंगे, आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा। राजा वहां से भी मायूस होकर के, उदास होकर के लौट रहा था कि अचानक से एक आवाज आई कि राजा साहब चलिए, कहां चलना है? मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। आप बताइए कि कितने दिन जंगलों में बिताने, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने मुंह उठा करके देखा तो उस राजमहल के दरवाजे पर एक कमजोर सी स्त्री खड़ी थी, जिसके शरीर पर कोई गहना नहीं था। वो थी राजा की पहली पत्नी, राजा की पहली रानी, जिससे सबसे पहली शादी हुई थी, जिससे बेइंतहा मोहब्बत एक वक्त में की थी, लेकिन उसके बाद रानियां आती चली गईं। वो पहली रानी जिसकी केयर करने की जरूरत थी, जिसका ख्याल रखना था, राजा ने बिल्कुल केयर नहीं की। वो कह रही थी कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा को मन ही मन बुरा लगने लगा और लगा कि शायद वो जानता था कि ये पहली रानी ही उसका साथ देगी, बाकी की रानियां मना कर देंगी। उस पहली रानी के साथ में सन्यास की तरफ चल पड़ा। ये कहानी राजा और उसकी 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। ये कहानी उन 4 रानियों की है जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। चौथी रानी यानी कि आपका शरीर, जिसके बारे में आप दिन रात सोचा करते हैं कि कैसे इसको फिट रखा जाए, किस तरीके से शानदार बनाया जाए, गोरा हो जाए, किस तरीके से रंग बदल ले, बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं शरीर की, लेकिन ये आपके साथ नहीं जाने वाला। तीसरी चीज, तीसरी रानी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, तीसरी रानी यानी कि वो सारी चीजें, वो मटेरियलिस्टिक चीजें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, घड़ियां, गाड़ियां, मकान, जिनके पीछे हमने पूरी जिंदगी बिता दी। अगर आपको कहानी याद रही तो तीसरी रानी ने कहा था कि मैं दोबारा से शादी करूंगी, रीमैरी, यानी कि ये जो चीजें हैं, आप चले जाएंगे तो किसी और की हो जाएंगी, आपके पीछे, आपके साथ नहीं जाने वाली। ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम भागते रहते हैं, इनसे भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दूसरी रानी जिसने कहा कि मैं आपके साथ में जंगल तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अंतिम संस्कार जरूर करवा दूंगी। दूसरी रानी यानी कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके वो लोग जिनसे आप बहुत सारा प्यार करते हैं, अंतिम संस्कार तक, फ्यूनरल तक आपके साथ जाएंगे। आपको जहां दफनाया जा रहा होगा, जलाया जा रहा होगा, वहां तक साथ जाएंगे, लेकिन चाह करके भी आपके साथ इस दुनिया से नहीं जा सकते, बिल्कुल साथ साथ नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि मैं आपके साथ में आपके अंतिम संस्कार तक साथ दूंगी, उसके आगे साथ नहीं दे पाऊंगी। और पहली रानी जिसका आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, आपकी सोल, आपकी आत्मा, क्योंकि वो आपको फ्री में मिली थी, इसलिए उसका ख्याल कहां से रखते। इंसान को जो चीज फ्री में मिलती है उसकी हम कभी कद्र नहीं करते। हमारे साथ शुरुआत से आई है और इस सोल की हमने कभी कद्र नहीं की। हम हमेशा इस दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, कभी भी सोल से इसको क्या चाहिए, इंटरनल हैप्पीनेस के बारे में कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं समझते, हम जानना ही नहीं चाहते। हम हमेशा दूसरी, तीसरी, चौथी रानी के पीछे भाग रहे हैं, पहली रानी को लगातार निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, जिंदगी में जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन को लेने के वक्त आप सबसे ज्यादा खुद की आवाज को सुनते हैं, दिल की आवाज को सुनते हैं, आपकी सोल को सुनते हैं, जो आपका हमेशा साथ देती है। लाइफ के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में वो सोल आपके साथ होती है। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत होती है, रियल मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। जब अंदर से आवाज आती है कि तुझे कर दिखाना है, तभी आप कर दिखाते हैं। जिंदगी में हमेशा पहली रानी का, यानी कि आपकी पहली पत्नी का, यानी कि आपकी सोल का ख्याल रखना जिंदगी के हर डिसीजन में आपकी मदद करेगी, आपको सुकून देगी। आपकी सोल के बारे में सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है। आरजे कार्तिक इसीलिए कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं
तो उन रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलाते। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है महाभारत के वक्त की, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म युद्ध लड़ रहे। ऐसे नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो ये समाधान जरूर मिलेगा। भगवान ने द्रौपदी को एक उपाय बताया और बोला कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। वहां पहुंचे, श्री कृष्ण बाहर खड़े रहे, द्रौपदी को अंदर भेजा। जब द्रौपदी अंदर पहुंची तो वहां पर भीष्म पितामह जो थे वो ध्यान में मग्न थे, ऊपर वाले को याद कर रहे थे। और वहां जाकर के द्रौपदी ने प्रणाम किया और बोली कि प्रणाम पितामह। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। अचानक उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई थी। वो संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी, तुमने मुझसे क्या करवा दिया? अब से थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारे पतियों का, पांडवों का वध करूंगा, और अब मैंने अपने ही ना तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा टूटी और भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपने अपने संकट से बाहर निकाल दिया। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबसे बड़ी बात सिखाती है वो ये है कि संस्कार सबसे बड़ी चीज है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करती है, उन्हें नमस्कार करती है और वो आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। हमको अपने अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। दूसरी बात, अगर यही बात अगर कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद उन्हें भी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल जाता, कौरव भी जिंदा रह जाते। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये सिखाती है कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। छोटी सी कहानी जिंदगी में काफी कुछ सिखाती है। जिंदगी में सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखते रहें एक नई कहानी। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल करके पैसा मंगाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद में जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जहां ये फेल होने वाली बात आई, वहीं ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी, इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लग गया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, यहां तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहां से 12th पास आउट की थी, वहां के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। वो इनविटेशन ये रिजेक्ट नहीं कर सका, इसको मानना ही था कि न्योता आया था, प्रिंसिपल साहब के यहाँ जाना था। तो मनीष पहुंचा शाम में और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है बेटा, क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, उसके बाद में वो बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहां कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस लाकर के अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, मैं यही समझाने के लिए तुम्हें यहां बुला रहा था, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहां बुलाना चाहता था।
मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है जिंदगी किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हों और आपको लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा पसंद है, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है, सो जस्ट कीप गोइंग। लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग, चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा कि अगर फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना सबसे कमाल और सबसे जरूरी बात है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो फेल हुए लेकिन उन्होंने वापसी की। तो कम बैक करने के लिए तैयार रहिए, डिप्रेशन को टाटा बाय बाय कहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस रास्ते में। कछुआ मिला, कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आया। कछुए ने कहा मोती का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला कि मालकिन आपका जो सवाल था उसको जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ही बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स है उन्हें हटाइए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही इंसान दुनिया की हर बुराई को, हर कमी को देख पाता है मगर खुद की बुराई या कमी उसे कभी नहीं दिखती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बादशाह की जिन्हें अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से बड़ा प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। वो अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, सारा ध्यान, सारा खर्चा अपने डॉगी पर करता था। इतनी मोहब्बत उसे उस डॉगी से थी। कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या कहीं प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह पर अपने डॉगी को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था, नाव में सवार हुए और जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ में कुछ सैनिक थे, उनके कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ पैसेंजर्स भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहां जाते थे वहीं पर वो डॉगी जाता था तो डॉगी भी नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो डॉगी बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो जो हलचल होती है उसकी वजह से वो डॉगी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो असहज महसूस कर रहा था, इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था बार बार। तो जो बाकी पैसेंजर्स थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई डॉग के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता तो उनको लग रहा था कि कहाँ मतलब बादशाह अपने साथ में लेकर के आ गए। अब उस डॉग के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई पैसेंजर पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ लें, लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे अरे वाह, हमारा डॉगी कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज उन्हें भी इरिटेट करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस डॉग के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाएं डॉग को, वो तो उनके दिल के करीब था।
वो जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनमें एक फिलोसोफर बैठा हुआ था, एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस फिलोसोफर ने सोचा, हिम्मत की और जाकर के बादशाह के पास गया और बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा डॉग है, आपका प्यारा कुत्ता है, ये हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया अपने पैसेंजर्स के पास में, जो उसके साथी बैठे हुए थे उनको जाकर के बोला, 2 लोगों को क्या हो, मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। वो जैसे ही समुद्र में कुत्ता गिरा वैसे ही उसकी जान पर बनाई, वो समझ नहीं पाया क्या करे, वो मतलब तड़पता हुआ तैरता हुआ आकर के नाव को पकड़ लिया उसने। थोड़ी देर तक वो नाव को पकड़ करके नाव चलती रही, वो उसके साथ में रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था, फिलोसोफर जो था, उसने अपने साथियों से कहा कि भाई काम करते हैं, इसको वापस उठा करके नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को उठाया और नाव में बैठा दिया। वो जो शाही डॉग था, जो कि बादशाह का बड़ा प्यारा था, जो उछल कूद रहा था, वो चुपचाप से नाव में जाकर के कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, पैसेंजर्स को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह ने पूछा उस दार्शनिक से, फिलोसोफर से, कि ये क्या किया, जो इतना उछल कूद रहा था वो अचानक से पालतू बकरी बन गया है। तो फिलोसोफर ने कहा कि बादशाह, बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं आती है। जब खुद की जान पर बनाती है तो हम दूसरे की सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार 12 बार सोचिएगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों पर कुछ कहने से बचें, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को अच्छी करने की कोशिश करें। ये छोटी सी कहानी बस यही बात सिखाती है। और याद रखिए कि कमी देखनी है, बुराई देखनी है, तो सबसे पहले अपनी देखिए, उसे ठीक कीजिए, उसके बाद दुनिया के बारे में कुछ कहना शुरू कीजिए। आरजे कार्तिक जाते आते बस यही कहेगा जो हर बार कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए। उसी को आगे बढ़ाइए। आपकी सोच ही आपको आगे ले जा सकती है, किसी और की सोच से आपका फायदा नहीं होगा। जिंदगी में बनना है तो भेड़ नहीं, सिंह बनो। आरजे कार्तिक फिर कहेगा, अपनी सोच के साथ, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर, मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। ये बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नजर पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। और ये देख करके अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि पंडित जो हैं वो भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जाकर के दरवाजे पर खड़े हो रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन को दया आ गई, बुलाया पंडित जी को और कहा कि महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास में कुछ है। और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी है, भगवान की कृपा है। भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और उसके बाद में चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। खुश थे, बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि क्या बात है, जिंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियां मेरी लाइफ में आ जाएंगी, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वो सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे, जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में खुशियां आई थीं और छूमंतर हो गई, मतलब आने से पहले चली गई। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन क्या करते, पंडित जी का वही काम था, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ, आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, वो पोटली का क्या हुआ, आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, बेशकीमती अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि धनुर्धर आप जो हैं श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है।
तारीफ करने के बाद में पंडित जी चल पड़े झोपड़ी की तरफ। बड़े खुश थे कि क्या बात है, भगवान के जो सखा हैं धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने तो कमाल कर दिया है, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया है। झोपड़ी में पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि कहां पर इस मोती को छुपाया जाए, चोर की नजर से बचा जाए। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखा, कोई संदूक तो उनके पास थी नहीं, एक पुराना सा घड़ा था, उस घड़े में वो मोती रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नजर नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने लगे, नींद आ गई। इसी बीच में जो पंडित जी की पत्नी नदी किनारे गई हुई थी पानी भरने के लिए, जिस घड़े को लेकर के गई थी, दुर्भाग्य देखिए कि वो घड़ा फूट गया। अब पत्नी को जब वो वापस झोपड़ी में आई तो नहीं याद आया कि एक पुराना घड़ा रखा है, उस पुराने घड़े को लेकर के नदी किनारे गई, भाई पानी तो चाहिए। तो घड़ा उन्होंने नदी में डुबोया और जैसे ही डुबोया वो मोती खिसक करके नदी में बह गया। पानी भर के जब वापस पहुंची झोपड़ी में तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथा ठनका हुआ था। बोले कि क्या कर दिया, वो पुराना घड़ा कहाँ लेकर के चली गई? तो उन्होंने बताया कि पानी भरने गई, वो नया वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी ने कहा कि तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था, वो घड़े में मैंने रखा था, वो पुराना घड़ा तुम लेकर के गई और वो पानी के साथ में बह गया मोती, सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने चले गए। 2-3 दिन तक ये चलता रहा। 2-3 दिन के बाद में एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नजर पड़ी, पंडित जी दिखाई दिए। अर्जुन ने बोला कि क्या चल रहा है, ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बुलाया और पूछा कि ब्राह्मण देव क्या हुआ, आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? तो ब्राह्मण देव ने कहा, पंडित जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसे लेकर के नदी किनारे गई और वो मोती बह गया, अब तो मिल भी नहीं रहा है। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 पैसे 2 सिक्के निकाल करके पंडित जी को दिए और कहा कि काम कीजिएगा, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा, जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे पंडित जी, वो 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस। और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कि इतनी बार मुझे दान दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के 2 पैसे दिए, इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी का। पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था, अपने साथ में जाल लेकर के आ रहा था। उस जाल में एक मछली, बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गई। उन्हें लगा कि 2 पैसे मेरे तो कोई काम आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान बचा लेता हूं। तो 2 पैसे, वो 2 सिक्के जो थे वो मछुआरे को दिए और कहा कि इसको, मछली को आजाद कर दो। वो मछली उससे आजाद करवाई और अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था, मछली वहां थी। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाता हूं, जाकर के इसको आजाद कर देता हूं, पानी में छोड़ देता हूं। तो नदी किनारे पहुंचे और मछली को उस कमंडल से निकाल करके नदी में प्रवाहित करने वाले थे, बहाने वाले थे, छोड़ने वाले थे। तभी उनकी नजर पड़ी उस कमंडल में, मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था मछली ने खा लिया था, वही मछली जो घूम फिर करके पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। और जब वो ये चिल्ला रहे थे तभी वो लुटेरा वहां से किस्मत से गुजर रहा था। तो उसकी नजर पड़ी कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे को लगा कि शायद पंडित जी ने पहचान लिया और अब की बार तो मुझे सजा दिलवा करके रहेंगे। लुटेरा दौड़ करके आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ कीजिए, मुझे सजा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था, सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में ऑलरेडी था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब ये देखा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा नतमस्तक होकर के कि भगवान ये कौन सी लीला है, भगवान आपने क्या कर दिया। मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस पंडित को दिया सोने के सिक्कों की पोटली, तो पंडित जो था अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर तुमने उसे मोती दिया तो फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने का सोचने लगा, और जहां उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया।
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आते हैं। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड से टल जाते हैं क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा ले जाता है। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। जिंदगी में अपने कर्म को शानदार बनाइए, मदद करते चलिए, अपने साथ में दुआएं रखिए क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास दुआएं होती हैं, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहता है हर कहानी के आखिरी में, और आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि दुआओं के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आपके लव्ड वंस के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल, Instagram हैंडल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमसे 3 वजहों से जुड़ता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक न्यूलीवेड कपल आता है और वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अरे अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए, हमारी ट्रेन लेट है, वरना तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। काफी कुछ कह रहे होते हैं। पति जाकर के पानी की बोतल खरीदता है, फिर देखता है कि आसपास कहाँ बैठा जा सकता है। तो उसे दिखता है कि एक बेंच पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उनके पास में जगह खाली है। तो ये पति पत्नी जाकर के वहां बैठ जाते हैं। पतिदेव को ज्ञान बघाड़ने का शौक था, शेखी बगाड़ने का शौक था। तो वो देखते हैं कि बुजुर्ग पढ़ क्या रहे हैं। गौर से देखता है तो मालूम चलता है कि बुजुर्ग जो थे वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे होते हैं। तो ये उन्हें ज्ञान देने लगता है कि अरे अंकल जी, कहाँ आप अभी तक पुरानी बातों में अटके हुए हैं, कहाँ आप अभी भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। रामायण को इतनी बार हम टीवी पर देख चुके हैं, इतने सारे सीरियल्स बन चुके हैं, आप अभी भी उन्हीं पुरानी बातों में। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो नई चीजें, दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाइए, नए नए ऑथर्स हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके आर्टिकल्स पढ़िए। इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं, उन्हें पढ़िए। और अगर आपको देखने का शौक है तो इतनी सारी सीरीज हैं, इतनी सारी मूवीज अवेलेबल हैं। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाइए, वो देखिए। काफी कुछ वो कह रहा होता है। बुजुर्ग कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा रहे होते हैं और अपना जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद में अचानक से ट्रेन के हॉर्न बजने की आवाज आती है। ये लड़का अपना ज्ञान दे रहा होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बुजुर्ग उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं, पीछे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ होती है तो अगले वाले दरवाजे से लड़का चढ़ जाता है। उसके बाद में ट्रेन 1 मिनट के अंदर वहां से रवाना हो जाती है और 2 मिनट के बाद में अफरा तफरी मचती है। ट्रेन फिर से रुक जाती है, चेन पुलिंग होती है। बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हो गया। तो कोई बताता है कि सर वो एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग उतरते हैं, उस कोच से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो लड़का भागा जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर। जब वापस लेकर के आता है अपनी धर्मपत्नी को और वापस वो जब कोच में चढ़ता है तो बुजुर्ग उसे कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने मुझसे कहा कि मैं पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूं। ये तो पढ़ी सुनी बातें हैं, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार देख लिया है। मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं? मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था बेटा क्योंकि इससे हमेशा नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने ये रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब भी कभी यात्रा करें अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, तो पहले उन्हें चढ़ाएं, उसके बाद में खुद को चढ़ना चाहिए। रामायण में किस्सा है और ये वहां पर दोहा है। जब प्रभु श्री राम रवाना होते हैं वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में और माता सीता के साथ में, तो सबसे पहले रथ पर माता सीता को चढ़ाते हैं। चढ़ी रथ सीय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और इंसिडेंट आता है रामायण में। जब वो नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र केवट की नाव में चढ़ते हैं, तब भी वो माता सीता को पहले नाव में चढ़ाते हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अगर आपने पढ़ी होती रामायण तो आपको ये बात मालूम होती, लेकिन आपने तो पढ़ी नहीं थी, इसीलिए आप पहले चढ़ गए, अपनी मैडम को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमेशा ग्रंथों को पढ़ते रहिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, रास्ता दिखेगा। और याद रखिए, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं ये हमारे जीने का आधार हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा आखिरी में, जो हर बार कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखिए एक नई
किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं गमले में उगे हुए लोग। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसका बड़ा सपना था कि उसे जॉब मिले, वो कंपनी में जाकर के काम करे, प्रमोशन पाए, लाइफ बदल दे। जैसे उसकी जॉब लगी, घर वाले बड़े खुश थे कि अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। हमारा बच्चा जब जॉब पा चुका है तो अब धीरे धीरे इसका प्रमोशन होगा, ये जिंदगी में आगे बढ़ेगा, इसके साथ हम भी बढ़ेंगे। बहुत सारे सपने थे। इस बंदे ने जॉब शुरू की और कब वो जॉब इसकी रूटीन जॉब में बदल गई, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे बच्चा स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है वापस आता है, स्कूल जाता है वापस आता है। वो रूटीन इसका जॉब हो गया था। इसके पास में कुछ सपना था ही नहीं। वो सपने खत्म होने लगे थे, वो पैशन खत्म होने लगा था। धीरे 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 ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था। प्रमोशन कहां से मिलेगा? 5 साल इस बंदे को एक ही जॉब करते हुए हो गया। ना प्रमोशन हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। 5 साल के बाद में इस बंदे की लाइफ में यू टर्न आ गया। इतना बीमार रहने लगा कि डॉक्टर्स के चक्कर खत्म नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर के पास जाता, एक बीमारी ठीक होती, दूसरी बीमारी हो जाती, दूसरे डॉक्टर के पास जाता। वो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता जा रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या गया है। तो एक दिन इनके घर पर एक रिश्तेदार आए। उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक बाबा जी हैं, उनका प्रवचन होता है, वहां जाओ, उनसे मिलो, उनको जाकर के अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कि वो तुम्हें सोल्यूशन दे दें। तो इसने सोचा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो एक ये ट्राई करके देखते हैं। ये पहुंचा पंडाल में, बाबा जी का प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। इसने जाकर के उनको अपनी समस्या बताई कि बाबा जी, मेरे पास में एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा बीमार रह रहा हूँ। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि चक्कर क्या है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल का खर्चा हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। तो बाबा जी ने उससे सवाल किया कि बेटा आपकी सैलरी क्या है? तो उस बंदे ने बताया कि उसको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती थी। बोले 20,000 रुपये पर महीना मैं कमाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, अगले महीने से 18,000 रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दो। 2,000 रुपए वहां कंपनी से कम लेना शुरू कर दो, बस इतना सा काम करो। तो उसने कहा कि बाबा जी, तनख्वाह कम लेने का और ठीक हो जाने का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा कि अब सवाल तुम्हें मुझसे पूछने हैं या मेरी बात माननी है, तुम पर डिपेंड करता है। तो इस बंदे ने सोचा कि ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये गया, कंपनी वालों को बताया कि मुझे तो 18,000 रुपए की तनख्वाह चाहिए। वो लोग भी सोच रहे थे अजीब पागल है, क्या बात कर रहा है। 18,000 रुपए महीने की तनख्वाह उसने अगले महीने ली और उस अगले महीने में उससे अपने अंदर सुधार महसूस होने लगा। उसकी बीमारी थोड़ी कम होने लगी। उससे लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है काम कर रहा है। उसके अगले महीने उसने 18,000 रुपए महीने की तनख्वाह ली, फिर उसकी बीमारी कम हो गई। 3-4 महीने तक वो ऐसा करता रहा और 4 महीने के बाद में फाइनली वो बीमार होना बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसे लगा कि उसकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है। अब उसके दिमाग में वो सवाल घूम रहा था कि तनख्वाह कम करने से मेरे ठीक होने में क्या संबंध है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, समझ नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि एक बार फिर से बाबा जी के पास चलते हैं, जाकर के वहीं पूछते हैं कि क्या बात है, मैं एकदम ठीक कैसे हो गया तनख्वाह कम लेने से। वो पहुंचा पंडाल में, प्रवचन खत्म हुआ। 1-on-1 जब सेशन होता है तो जाकर के उसने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी एक बात बताइए, 18,000 पर मंथ की सैलरी लेने लग गया, 20,000 से कम करके, ये 2,000 रुपए जो कम हुए, मैं ठीक कैसे हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बड़ा सिंपल सा है, 20,000 रुपए तुम कमा रहे थे और काम तुम 18,000 का कर रहे थे। जो 2,000 रुपए पर मंथ तुम कमा रहे थे एक्स्ट्रा, वो कहां जाएगा? वो फालतू का पैसा जो तुमने लिया वो बीमारी में जाएगा, वो दवाइयों में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। बस यही था। अब तुमने पैसे कम कर दिए, तुम ठीक रहने लग गए। ये कहानी हम पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी लाइफ में काम थोड़ा सा कर रहे हैं और तनख्वाह बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो वो जो फालतू का पैसा है वो हमारा ऐसी जगहों पर जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि ये खर्चा हुआ क्यों। कुछ भी खर्चा आपकी लाइफ में अचानक से ऐड हो सकता है, तब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में अगर आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि वो जो फालतू पैसा आपने कमाया था, वो फालतू पैसा फालतू जगहों पर चला गया। लाइफ में वही कमाइए, मेहनत का कमाइए जितना आप बचा सकें। जिंदगी में मेहनत की कमाई हमेशा साथ देती है, और जो मेहनत के बिना कमाई होती है, जो फालतू का पैसा होता है, चाहे वो रिश्वत का पैसा हो, किसी और चीज का पैसा हो, वो कभी फलता फूलता नहीं है। लाइफ में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी नई नवेली बहू की, जो जैसे ही ससुराल में गई उसे अपनी सास से चिढ़ होने लगी। जैसा कि बाकी बहुओं को लगता है कि सास हमेशा टोकती हैं, फालतू की बातें करती हैं, फालतू का ज्ञान देती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बहू को भी वही लगने लगा। इसने अपने पति से कहा कि क्यों नहीं हम इस घर को छोड़ करके अलग जगह पर जाकर के रहने लगते हैं, रेंट पर एक 2 BHK ले लेते हैं। पति को लगा कि ये तो गलत हो रहा है। पति ने अपनी पत्नी को समझाया और ये बताया कि माँ सही कहती है। पति भी माँ का पक्ष लेने लगा तो बहू को और गुस्सा आने लगा। एक दिन वो चिढ़ करके लड़ाई करके अपने मायके चली गई
उसके पिताजी वैद्य थे, आयुर्वेद की दवाइयों का उन्हें ज्ञान था। तो जाकर के पिताजी से कहा कि पापा को ऐसी दवाई दीजिए, ऐसा जहर की पुड़िया दीजिए कि मेरी सासू माँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि अब उनके साथ में रहूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं जहर की पुड़िया तुम्हें कैसे दूँ, तुम्हें जहर दूंगा, तुम जाकर के सासू माँ को जहर दोगी, उनकी मौत हो जाएगी, पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ेगी, फिर तुम तक जहर पहुंचाने के आरोप में मुझे पकड़ेगी, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो उस बहू ने कहा कि फिर क्या करें पापा, बताइए, आप बताइए क्या करें। तो पिताजी ने कहा कि एक दूसरी दवाई देता हूं, ये दवाई धीरे 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 असर करेगी, 6 महीने तक इसको रोजाना खाने में मिला करके देना, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब होने लगेगी, वो कमजोर होने लगेंगी, और 6 महीने बाद जब उनकी डेथ होगी तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि क्या रीजन था। बस इस दौरान अपने व्यवहार को थोड़ा सा चेंज कर लेना, उनसे प्यार मोहब्बत के साथ में बात करना, ऐसा ना हो कि शक की सुई तुम्हारी तरफ आ जाए। वो जो नई नवेली बहू थी बड़ी खुश हुई, उसको लगा कि बड़ी अच्छी बात है। पिताजी ने रास्ता दिखा दिया, वो गई, वो जो उन्होंने पाउडर दिया था उसकी पुड़िया को लेकर के गई और रोजाना से वो पाउडर थोड़ा थोड़ा खाने में मिलाने लगी। सासू माँ की सेवा करने लगी, प्यार से बात करने लगी। अचानक से बहू के बिहेवियर में चेंज आ गया था। सासू माँ को लग रहा था कि जब भी वो कुछ बोलती थी सामने से बहू रिएक्ट नहीं करती थी। सासू माँ को भी अच्छा लगने लगा। 2-3 महीने में इन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी। धीरे 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 रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होने लगा और बहू को लगने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, माँ की तरह मुझसे प्यार करती है, मुझे अपनी बेटी मानती है। वो 6th मंथ आने वाला था जब पिताजी ने कहा था कि सासू माँ की मौत हो जाएगी, ये दवाई असर करेगी। दौड़ करके बहू अपने मायके गई और जाकर के अपने पिताजी से बोली कि पिताजी मदद कीजिए, कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि उस दवाई का असर कम हो जाए। तो इसके जो वैद्य पिताजी थे वो हंसने लगे और बोले कि वो दवाई किसी को मारने वाली थी ही नहीं, वो जो पाउडर था वो चूर्ण था हाजमे वाला, और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे मन को सांत्वना मिले, तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। घबराओ मत, तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होने वाला। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आपको सब कुछ आ गया है, तब भी आपको माँ बाप की सलाह की ज़रूरत हमेशा रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद बराबर साथ लेकर चलिए, उनसे प्यार कीजिए, चाहे माता जी हों, पिताजी हों या ससुर जी हों या सासू माँ हों। अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ गारंटीड आएंगी। आरजे कार्तिक बस ये कहेगा, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा पैशन ही मुझे हर सवेरे जगा देता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की, एक बुजुर्ग कपल जो इंडिया में रहता था, एक सिटी में, आउटस्कर्ट्स में, जहां नई नई कॉलोनीज डेवलप होती हैं। मुश्किल से 4-5 मकान इनकी कॉलोनी में थे। हमेशा इन्हें सिक्योरिटी का डर था। इनका बेटा इन्हें छोड़ करके फॉरेन में सेटल हो चुका था अपनी वाइफ के साथ में, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो इंडिया में सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग कपल जिस कॉलोनी में रहते थे वहां इन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन फिर भी रूटीन था, हर सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए सनराइज होने के बाद में निकल जाते थे। दोनों पति पत्नी घूम करके घर आते थे, चाय पीते थे, अपना रूटीन फॉलो करते थे। एक दिन ऐसे निकले हुए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उसकी साइकिल पर पीछे फावड़ा बंधा हुआ था। इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई। दूसरे दिन फिर से उसी टाइम पर वो लड़का दिखा, तीसरे दिन फिर से दिखा, चौथे दिन दिखा। तो 5वें दिन जो आंटी जी थी उन्होंने अंकल जी से पूछ लिया कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना हम पता करें, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो करने नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब है, छोड़ो ना। लेकिन वाइफ की डिमांड थी, वो बोल रही थी कि हमें चेक करना चाहिए, हो सकता है हमारी कॉलोनी में कुछ गड़बड़ हो रही हो। तो टाल नहीं सके। अगले दिन अंकल जी ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में चलेंगे और इस साइकिल वाले का पीछा करेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। तो अगले दिन फिर से ये साइकिल वाला आया, फावड़ा पीछे बंधा हुआ था, तेज से लड़का निकला, उसके पीछे पीछे अंकल जी आंटी जी जाने लगे। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि उसने साइकिल खड़ी कर दी है। एक बड़े से पेड़ के पास में खाली सी जमीन थी जिसे वो लड़का खोदने लग गया। ये दोनों कुछ देर देखते रहे कि कर क्या रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था, खोदे जा रहा था, खोदे जा रहा था। फाइनली इन्होंने हिम्मत करके उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी मैं आपको रोज देखता हूँ, आप दोनों घूमने के लिए निकलते हैं, आपको मुझसे घबराने की, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, और यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ नौकरी लगी, ऐसा कौन सा काम है जिसमें जमीन खोदनी है? तो उस लड़के ने कहा कि बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की जरूरत है जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो। मेरे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं रोजाना फावड़ा लेकर के आता हूँ, जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही वहां नौकरी पर
काम शुरू हो उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, इसलिए रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद में ये जो बुजुर्ग कपल थे उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि बहुत बढ़िया बात है, प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सचिन तेंदुलकर, उनका वीडियो आपने देखा होगा, बारिश हो रही थी, मिट्टी पानी भरा हुआ था, मिट्टी में गेंद डाल करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी बारिश के दिनों में भी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो हर दिन प्रैक्टिस करते थे। उनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इतनी बड़ी सक्सेस है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि प्रैक्टिस ने ही उन्हें सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान बनाया। लाइफ में आप भी याद रखिए, लाइफ का सिर्फ एक मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बोलता हूं प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पत्नी जब खुद के मां बनने का समाचार सुनाए और वो समाचार सुनकर खुशी के आंसू टप टप गिरने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। जब नर्स कपड़ों में लिपटा हुआ कुछ पाउंड का जीव हाथों में सौंपे और उस जीव के हाथों में आते ही जिम्मेदारी के प्रचंड बोझ का एहसास होने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। रात रात भर जागकर पत्नी को यह कहना कि आप सो जाओ, मैं बच्चे को आराम से सुला दूंगा, तब आदमी पुरुष से पिता बनने लगता है। जिसे देख करके लगता हो कि ये तो कुंभकर्ण है, दिन में 9-9 बजे जगता होगा, वो व्यक्ति रात में बार बार जगे और बच्चे को देखे कि कहीं उससे चोट तो नहीं आ गई, कहीं हाथ पैर तो नहीं लग गए, बच्चा जग तो नहीं गया, आराम से सो रहा है कि नहीं, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। दोस्तों के साथ पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, ऑफिस वालों के साथ हैंग आउट करना, जब बोर लगने लगे और पैर अपने आप घर की तरफ दौड़ते चले जाएं, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। हमने तो कभी लाइन में खड़ा होना नहीं सीखा, ये बोल करके ब्लैक में टिकट लेने वाला जब बच्चे के स्कूल के एडमिशन फॉर्म को लेने के लिए सुबह 8 बजे से ईमानदारी के साथ लाइन में खड़ा हो जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। असलियत में एक थप्पड़ से सामने वाले को गिरा देने वाला जब घर में बच्चे से फाइटिंग में झूठ मूठ की एक्टिंग करने लगे, मार खाने की एक्टिंग करने लगे, नीचे गिर जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद ने भले ही कम पढ़ाई की हो, अनपढ़ हो, लेकिन घर आकर के बच्चे का होमवर्क देखना, उसे पढ़ाई के लिए बार बार कहना, इतनी सीरियसनेस लेकर के आ जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद अपने कल की मेहनत पर ऐश करने वाला जब चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगे, बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। ऑफिस में बॉस कईयों को ऑर्डर देने वाला, इंस्ट्रक्शंस देने वाला जब घर आकर के बच्चे के इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद के प्रमोशन से ज्यादा बच्चे के स्कूल के रिजल्ट के बारे में चिंता करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद के बर्थडे के एक्साइटमेंट बिल्कुल ना रहे और बच्चे के बर्थडे की पार्टी के बारे में दिन भर सोचता रहे, मग्न हो जाए, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। हमेशा अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने वाला जब बच्चे की साइकिल के पीछे वाली सीट को पकड़ करके भागने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। आपका जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया है। दिस इज जनरेशन गैप। अपने पापा को ये बात बोलने वाला जब अपने बच्चे से ये बात सुनने लगे और मन ही मन पापा से माफी मांगने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। लड़का बाहर चला जाएगा, लड़की ससुराल चली जाएगी, ये बात जानते हुए भी जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। बच्चों को बड़ा करते करते कब बुढ़ापा आ गया, इस बात का ध्यान ही ना रहे, और जब ध्यान आए तब इसका कोई मतलब ना रहे, तब आदमी पुरुष से पिता बनता है। दुनिया के सभी पिताजी को मेरा प्रणाम, हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को बहुत सारा प्यार। आपके बच्चों ने कभी कहा हो या ना कहा हो, वो सब आपसे बेइंतहा मोहब्बत। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गए, जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का, जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को भी बच्चे ने थैंक यू कहा
कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। ये नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा है। उस बच्चे के ऐसे को कॉपी करते हुए बंदा बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है। कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूं तो मेरे पास घर तो है। उसके बाद इसने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है। कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे जिंदगी दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। और एक बार फिर से बोलूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।